हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक, इसका पार्ट 2। पार्ट हमने अभी पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। उसके पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। उसके बाद में रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहयुग्मन अभिक्रियाएं। सेकंड हम पढ़ेंगे अपघटनीय अभिक्रियाएं। थर्ड हम पढ़ेंगे अपघटनीय अभिक्रियाओं में फिर 3 प्रकार पढ़ना है। एक तो विद्युत अपघटन, एक ऊष्मीय अपघटन, एक प्रकाशीय अपघटन। फिर हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाओं में हमें जो मुख्य पॉइंट पढ़ना है वो है सक्रियता श्रेणी। फिर द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और अंत में हम पढ़ेंगे मंद व तीव्र अभिक्रियाएं। इन सब से पढ़ने से पूर्व हम कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं, उनको किस प्रकार संतुलित करते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सामान्य अभिक्रिया लिख दी Mg प्लस O2। ये क्या है? क्रियाकारक। क्रियाकारक जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत चूर्ण का निर्माण करते हैं, MgO। ये बनेंगे उत्पाद। अब इस समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं, कंकाली समीकरण। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है? अभिकारकों की संख्या, अभिकारकों की संख्या बराबर उत्पादों की संख्या, यानी अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर करनी है। इधर देखना, यहाँ पे अभिकारक क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इधर देखो, मैग्नीशियम के इधर परमाणु है 1, ऑक्सीजन के इधर परमाणु है 1। इधर मैग्नीशियम का भी 1 और ऑक्सीजन का भी 1। हमें यहाँ पे कुछ संख्या लगानी है जिससे दोनों तरफ के परमाणु समान हो जाए। तो देखना, मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु। इधर ऑक्सीजन का 2 परमाणु करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? 2 लगाते ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु कितने हो जाएंगे? 2-2। और यहाँ पे 1 परमाणु है तो इधर हम 2 लगाते ही मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम किसी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अभिक्रिया और देखो, जैसे मैंने लिख दिया CH4 प्लस O2, या ये नहीं लिख के हम लिख सकते हैं जैसे CaCO3। ये उत्पाद बनाएगा CaO प्लस CO2। इधर देखना, कैल्शियम के परमाणु कितने हैं? 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन के परमाणु इधर 3, इधर 2 और 1 3। कार्बन के परमाणु इधर 1 और इधर भी कार्बन के परमाणु कितने हैं? 1। तो इस प्रकार अभिक्रिया को हम संतुलित कर सकते हैं। फिर जैसे एक सामान्य सी अभिक्रिया और देखते हैं, जैसे N2 प्लस H2, तो क्या बनेगा? NH3। इधर देखो, नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2। इधर कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना लगा दें? 2 लगाते ही नाइट्रोजन के परमाणु समान हो गए। इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अब हो गई 6। तो यहाँ पे हम कितना लगाएं?
कि हाइड्रोजन के परमाणु कितने हो, 6 हो जाएं, तो टोटल अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, और बराबर होने के कारण ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। तो जो रासायनिक समीकरण होती है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसके लिए सबसे पहले जो पहली विशेषता हम पढ़ेंगे वो है रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या या द्रव्यमान। तो पहली विशेषता है रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारक व उत्पाद की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता हम देखेंगे, जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था, अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है, भौतिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे यदि अभिकारक ठोस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है, तो इस प्रकार अभिकारक व उत्पाद के भौतिक अवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद में ताप, दाब व उत्प्रेरक के बारे में जानकारी मिलती है, ताप, दाब व उत्प्रेरक के बारे में जानकारी मिलती है। अगली इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी प्राप्त होती है। और अगली जो पांचवी रासायनिक समीकरण की विशेषताएं हैं वो है रासायनिक समीकरण के द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी प्राप्त होती है, उत्क्रमणीयता की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है जिनके बारे में हमें निम्न जानकारी है जो प्राप्त होती है या हमें मिलती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो रासायनिक समीकरण की विशेषताओं के साथ साथ कुछ सीमाएं भी होती है। जैसे सबसे पहले जो रासायनिक समीकरण है उसकी सीमा है रासायनिक समीकरण के द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी, अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं
कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो वह कब पूर्ण होगी, ये हम स्पष्ट नहीं बता सकते। दूसरी इसकी जो कमी है वो है रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, जिसमें ना तो हम अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ना ही अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। जब कोई अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उत्पाद बनता है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या हम लिख सकते हैं किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसमें अभिकारक भाग लेते हैं और अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं उनमें बने बंध टूटते हैं और उत्पाद जब बनते हैं तो नए बंधों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक सामान्य उदाहरण के द्वारा इस रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभिक्रिया लिखता हूँ Mg+O2, तो यहाँ पे क्या बनेगा MgO। ये यहाँ पे क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। यहां देखना इस अभिक्रिया में अभिकारक में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त करते हैं। अब इस अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, जैसे 2। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। तो उत्पाद के रूप में जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के परमाणुओं की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार हम इस रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। एक अन्य अभिक्रिया के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मैं C+O2 यहाँ कार्बन जो है
उसका परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। कार्बन का परमाणु भार 12। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कहलाती है। यदि इसको ग्राम परमाणु भार में लिखे तो कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। इसके कितने परमाणु हैं? 2। इसी प्रकार कार्बन के 12 और 16 इंटू 2, तो हम लिख सकते हैं कार्बन का 12 ग्राम और इसका 32 ग्राम। तो ये कितना हो गया? 12 और 32 कितने हो गए? 4 और 4 44 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। तो 12 ग्राम और 32 ग्राम। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पादों के परमाणु के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझा सकते हैं। पॉइंट है जिसमें हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले अभिक्रिया है सहयुग्मन या हम इसको लिख सकते हैं एडिशन अभिक्रिया या रिएक्शन, या इसको संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है? जैसे यहां पे एक उदाहरण लिखता हूं A+B, तो क्या बना? AB। जैसे C+O2, तो क्या बन गया? CO2। Mg+O2, तो क्या बन गया? MgO। तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु या परमाणुओं के समूह आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A+B, यहां पे A क्या है? अभिकारक, और B क्या है? अभिकारक। जब ये आपस में मिलते हैं तो AB, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम+
प्लस ऑक्सीजन, तो किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु का निर्माण होता है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो अभिकारक मिलकर उत्पाद का जब निर्माण करते हैं तो नए बंधों का निर्माण होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। यानी एकल अभिकारक मिलकर जब उत्पाद बनाते हैं तो नए बंध बनते हैं। तो संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया को हम इस नाम से जान सकते हैं। फिर इस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे योगशील या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणुओं या परमाणुओं के समूह का साधारण योग होता है, इसलिए इसे योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली जो अभिक्रिया हमारी, उसका नाम है अपघटनीय अभिक्रिया। अगली सेकंड जो अभिक्रिया है उसका नाम है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, अपघटनीय, अपघटन होना या टूटना, वियोजन, वियोजन का अर्थ भी होता है टूटना। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपघटनीय या वियोजन अभिक्रियाएं। फिर से देखना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं CaCO3, अब इसको हम गर्म करते हैं तो एक किस में टूटेगा? CaO प्लस CO2। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट ये अभिकर्मक है, अभिकारक है, अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का। अर्थात इस प्रकार की अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक में उपस्थित बंध टूटते हैं और नए उत्पाद का निर्माण होता है। ये अभिक्रियाएं फिर से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं। तो इसकी परिभाषा देखना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ का, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ या हम लिख सकते हैं यौगिक का विद्युत धारा की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में जल अपघटन करवाते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस रासायनिक अभिक्रियाओं को विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं सामान्यतः, जैसे विद्युत अपघटन में हम लिख सकते हैं H2O, H2O। ये किस अवस्था में होता है? लिक्विड या द्रवावस्था में ये पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं H2 प्लस O2।
विद्युत धारा। जब जल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है उसका निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर एक उदाहरण के द्वारा हम इसको और समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा NaCl, ये है लवण का जलीय विलयन। जलीय विलयन जो होता है उसको एक्वस लिखते हैं, लवण का जलीय विलयन। इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na+Cl2 का निर्माण होता है, Na+Cl2 का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ये सामान्यतः वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें जो लवण होते हैं उनका जब जलीय अपघटन करते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति में, तो जो एनोड व जो कैथोड होता है उन पे अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अगला जो तीसरा सेकंड जो इसका प्रकार है वो आता है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन अब देखना, इस प्रकार की अभिक्रिया में वे रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रकाश का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको जो सामान्यतः प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश को सामान्यतः हम HNO लिखते हैं, फोटोन के रूप में प्राप्त होता है, तो ये H2+Br2 में टूटता है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। फिर जैसे AgBr, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो ये किस में टूटती है, Ag+Br2, ये ब्रोमीन और ये सिल्वर। और ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। अगली अभिक्रिया देखना, तीसरी जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है जिसका नाम है उष्मीय या तापीय अपघटन। उष्मीय या तापीय अपघटन, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि नाम से ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा या ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है उस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या लिख सकते हैं, उसमें या तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करते हैं अर्थात ताप देते हैं तो किस में टूटेगा, CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और आगे क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार हमने पढ़ा अपघटनीय या वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है या इसकी परिभाषा क्या। अपघटन का अर्थ होता है टूटना, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उस अभिक्रियाओं को अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। एक तो होता है विद्युत अपघटनीय,
एक होता है प्रकाशीय अपघटन और एक होता है उष्मीय या तापीय अपघटन। अगली जो हमारी अभिक्रियाएं हैं उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। जो हमने तीसरा भी पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहां पे एक हम उदाहरण लिखते हैं ए बी प्लस सी, ए सी प्लस बी, ए बी प्लस सी, ए सी प्लस बी। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख के भी इसको समझ लेते हैं, CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। विस्थापन, विस्थापन का मतलब कोई परमाणु या परमाणु का समूह है आपस में एक दूसरे की जगह परिवर्तन कर लेते हैं या विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें हम विस्थापन कहते हैं। जैसे परिभाषा देखते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु के विलयन में उपस्थित आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। या हम लिख सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से, कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या इसको हम कुछ अन्य परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है, आपस में आयनों का ट्रांसफर कर लेते हैं या आदान प्रदान कर लेते हैं, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट, जैसे कोई पात्र है, इस पात्र में हमने कॉपर सल्फेट, जिसको सामान्यतः जिसका कलर होता है नीला, नीला रंग, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक चूर्ण की कुछ मात्रा डालते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जो विलयन का जो रंग होता है यानी नीला रंग, वो क्या हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है और विलयन में ZnSO4 का निर्माण हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, जैसे जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु क्या है, कॉपर, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देती है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कॉपर सल्फेट को जल के अंदर घोलते हैं तो जल का जो रंग है वो सामान्यतः क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, और उसके ऊपर से यदि हम जिंक का चूर्ण डालते हैं तो कुछ समय के पश्चात विस्थापन अभिक्रिया होने के कारण नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस प्रकार हम विस्थापन अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम इसको देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे CuSO4,
प्लस कॉपर सल्फेट प्लस, जैसे यहाँ पे लिख दिया Mg। अब कॉपर क्या है, कम क्रियाशील, और मैग्नीशियम क्या है, अधिक क्रियाशील। तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को इसके विलेन से प्रतिस्थापित कर देगा और किसका निर्माण कर लेगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार हम विस्थापन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। इसको अधिक समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, जैसे इसको हम आगे पढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी, तो इसको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, यह हम लिख सकते हैं घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे हम अभी कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाएंगे और उसमें देखेंगे। जैसे घटता हुआ क्रम, तो घटते हुए क्रम से मतलब है कि सबसे पहले ऊपर तो अधिक क्रियाशील धातु आएगी और नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु आएगी। जैसे हम इसको एक सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। चलो इसको ऊपर तक बना लेते हैं, अन्यथा आएगा नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे HCU HG AG AU। ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा या मरकरी, सिल्वर या चांदी, सोना, या इसको हम गोल्ड भी लिख सकते हैं। अब ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है। हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है।
ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं। क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। और नीचे हम लिख सकते हैं सबसे कम क्रियाशील धातुएं। अब हम पढ़ सकते हैं यह है एक सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी बनाई गई है, जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, चांदी और सोना। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। तो इस प्रकार हम इस क्रियाशीलता या जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं उसको हम इस सक्रियता श्रेणी के आधार पे आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अगली जो हमारी अभिक्रिया आती है उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे AB प्लस CD, AD प्लस CB। तो इसकी परिभाषा ध्यान से देखना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, ये क्या है? अभिकारक, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोल सकते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। या हम इसको लिख सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह है, परमाणु या परमाणुओं के समूह है, आपस में अंत परिवर्तित होकर या आदान प्रदान होकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैं यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखता हूँ CuSO4 प्लस NaOH, CuSO4 प्लस NaOH। अब यदि हम अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसका आयन तोड़ते हैं Cu+2 और SO4-2। इसी प्रकार Na+ और OH-, Na+ और OH-। तो परिभाषा के अनुसार क्या लिख सकते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब देखना हम यहां से बना सकते हैं CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का आयन, कॉपर सल्फेट में सल्फेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। ध्यान से देखना, इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट में उपस्थित सल्फेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन को प्रतिस्थापित कर देता है और
सोडियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है तथा कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक अभिक्रिया और देखते हैं, ZnSO4 प्लस NaOH, या NaOH तो अभी लिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं KOH। अब इसको आयनों में तोड़ते हैं तो ये क्या किस में टूटेगा, Zn+2, और ये टूटेगा SO4-2। ये किस में टूटता है, K+OH-। तो अभिकारकों के मध्य ये दोनों अभिकारक है, आयनों का आदान प्रदान होगा, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, ZnOH2 जिंक हाइड्रोक्साइड और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं, रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा रासायनिक समीकरणाएं कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हमने 3 प्रकार पढ़े, विद्युत अपघटन, दूसरा हमने पढ़ा प्रकाशीय अपघटन, तीसरा हमने पढ़ा तापीय अपघटन। उसके बाद में तीसरा हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रियाएं, और विस्थापन अभिक्रिया में हमने जो प्रमुख मुख्य है वो जाना सक्रियता श्रेणी के बारे में, और उसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। और अब आगे अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार है जिनको हम नेक्स्ट या अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे।